नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के ऊपर। जैसा कि अभी हमारा विशेष सत्र संसद के द्वारा विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 से 22 सितंबर को तक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस विशेष सत्र में कुछ ऐसे बिल हैं जिनके ऊपर चर्चा होंगे, लेकिन इसमें मुख्य जो बिल है, हमारी मुख्य बड़ी बात है, वो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के ऊपर है। ये बिल नई संसद में चर्चा हो रहे हैं और इस बिल की अगर हम नई संसद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो पुरानी संसद के बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आगे की कार्रवाई अब जो हमारे होंगे वो अब नई संसद में संचालित होंगे। अब पुरानी संसदों को अब हम लोग ऐतिहासिक संसद भवन के रूप में छोड़ चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार यानी कि सुझाव के अनुसार माननीय स्पीकर के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया है कि पुराने संसद भवनों का नाम संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अब पुराने संसद भवन को हम पुराने संसद भवन के नाम से ना जान करके उसे हम संविधान सदन के रूप में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्या कुछ ऐसे बातें हैं जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के संबंध में। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि बिल के मुख्य उद्देश्य के बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये महिला से जुड़ी हुई ये बिल है। फिर हम बात करते हैं संसद में महिला आरक्षण बिल को कब लाया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें यह भी जानना जरूरी है कि कौन-कौन से सरकार ने इस बिल को के द्वारा महिलाओं को अधिकार दिलाने के प्रयास किए, लेकिन क्या कुछ कारण रहे जिनकी वजह से महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए। फिर हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की विशेषताओं के बारे में। इन बिल के अंदर में क्या कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अंत में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की वोटिंग स्थिति के बारे में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो हमारा ये बिल पास हो चुका है और ये आगे चल के ये कानून बन जाएंगे, इसमें जो वोटिंग पड़े हैं पक्ष और विपक्ष के द्वारा, उनके वोटिंग की स्थिति के बारे में बात करेंगे और वोट क्या कुछ मिले हैं इस बिल के सहमति के रूप में, उनके ऊपर हम देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं बिल का मुख्य उद्देश्य के बारे में। इस बिल का मुख्य उद्देश्य संसद और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं की संसद के कार्य के प्रति भागीदारी को बढ़ाना इस बिल का मुख्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि महिलाओं को 33%, यानी कि इस बिल के अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने से संबंधित है। अगर हम बात करें 33% आरक्षण दिलाने के बारे में, तो ये किस आधार से प्राप्त होंगे, इन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम लोकसभा की अगर हम बात करें, अभी कुल सांसदों की स्थिति कितनी है? 543 सीट। इसमें महिलाओं की अभी स्थिति कितनी है? 82, यानी कि कुल सीटें 543 है तो उसमें महिलाओं की स्थिति 82 ही है। जब ये बिल महिलाओं को 33% के आरक्षण प्राप्त हो जाएंगे तो इसकी संख्या संसद में बढ़ जाएंगी, यानी कि लोकसभा में बढ़ जाएंगे। उस स्थिति में महिलाओं की संख्या कितने हो जाएंगे? कुल 543 सीटों में महिलाओं की स्थिति बढ़कर 181 हो जाएंगी, यानी कि कुल सांसदों का 1/3 भाग, यानी कि प्रत्येक तीसरा सांसद एक महिलाएं होंगी, जिससे कि संसद की कार्यप्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी और संसद के प्रति जो है सो और भी जागरूकता महिलाओं को बढ़ जाएगी और आम आदमी को भी मौका इस बिल के पास हो जाने से प्राप्त होंगे। तो ये तो एक नंबर के हिसाब से हम जाने कि महिलाओं के क्या मुख्य उद्देश्य हैं, बिल के मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए फिर हम अब अगले मुख्य बातों के ऊपर जानते हैं। अगला हमारा क्या मुख्य बिंदु है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो हमारा मुख्य बिंदु है वो कब इस बिल को लोकसभा में लाया गया और राज्यसभा में लाया गया, उनको हम देखते हैं। अगर हम बात करें इस बिल को पिछले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इतिहास को जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास ही एक है जिनके द्वारा हमें सीख लेते हुए आगे की प्रेरणा हमें मिलती है। अगर हम बात करें इस बिल को लाने के संबंध में, ये 1996 में इस बिल को लाया गया था। उस टाइम में यूपीए की सरकार थी। कब लाया गया? 12 सितंबर को, 12 सितंबर 1996 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवेगौड़ा। नाइनटीन 1996 में इस बिल को प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन इस बिल में 2/3 बहुमत नहीं रहने की स्थिति में यह बिल पास नहीं हो पाया और महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। वहीं अगर बात करें इस बिल को, तो कई ऐसे प्रयास किए गए इस बिल को पास कराने के संबंध में और महिलाओं को अधिकार दिलाने के संबंध में, लेकिन कुल मिलाकर के बात यहीं पे आ गई कि महिलाओं को इस बिल को 2/3 बहुमत न मिल पाने की स्थिति में यह बिल पास नहीं हो पाया और महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। इसके द्वारा कई ऐसे प्रयास किए गए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, यानी कि 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कई बार प्रयास किए गए, 1998 में, फिर 1999 में, 2002, 2003, 2004 कई बार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी प्रयास किए गए इस बिल के संबंध में और महिलाओं का आरक्षण दिलाने के संबंध में। लेकिन बात यहीं पे आकर के अटक जाती थी कि 2/3 बहुमत नहीं रहने के अभाव के कारण इस बिल को पारित नहीं कर पाए किया जा सका और महिलाओं को इस बिल का लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। वही बात करें फिर पुनः जब यूपीए की सरकार आई 2004 में, उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2008 में इस बिल को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 158वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इस प्रस्ताव को संसद में रखा गया और 2010 को राज्यसभा से इस बिल को पास करवा लिया गया। इस बिल को राज्यसभा से तो पास करवा लिया गया, राज्यसभा से बहुमत 2/3 की मिल गई 2010 में, लेकिन इस बिल को लोकसभा से पास नहीं करवाया जा सका। लोकसभा में कारण वही थे 2/3 बहुमत का अभाव। 2/3 बहुमत के अभाव के कारण लोकसभा में भी इस बिल को नहीं पास करवाया जा सका, जिसके कारण यह बिल अधूरा रह गया। उसके बाद इस बिल के ऊपर पुनः वापस से चर्चा नहीं हुई। उसके बाद 19 सितंबर 2023 को 19 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस बिल को एक नए नाम के साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इस बिल को प्रस्तुत किया गया और इस बिल को फुल बहुमत के साथ में यानी कि 2/3 बहुमत के साथ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इस बिल को पास करवा लिया गया और महिलाओं को अब एक कानून के रूप में अधिकार मिल जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस बिल के संबंध में जो कि पीछे हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। फिर हम बात करते हैं हम अपने अगले बिंदुओं के ऊपर जो कि नारी शक्ति अधिनियम की विशेषताओं से संबंधित है। इस बिल के अंदर में जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम जानते हैं, जिसे जानना हमें अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि हम पीछे बात कर चुके हैं, इसमें 33% के साथ में महिलाओं की संसद कार्यप्रणाली के प्रति भागीदारी को बढ़ाना इसका एक मुख्य मकसद है, जैसा कि एक नंबर के अकॉर्डिंग हम पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि ये सिर्फ बिल जो लाए गए हैं, ये जो कानून जब हमारा बन गया है तो ये कानून की जो अवधि है ये सिर्फ 15 सालों के लिए ही है। यानी कि ये कानून सिर्फ 15 सालों तक के लिए ही वैध है। जब इसकी कार्य अवधि समाप्त हो जाएंगे तो इस बिल को पुनः से लोकसभा में लाया जाएगा, यानी कि पुनः से दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में लाया जाएगा और इस बिल को दोनों सदनों से पास करवा करके पुनः जो है सो महिलाओं को इस बिल का लाभ हो पाएगा, यानी कि इस कानून का लाभ हो पाएगा। फिलहाल के लिए ये बिल 15 सालों तक के लिए ही लाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं अंत में लोकसभा और राज्यसभा की वोटिंग स्थिति के बारे में। वोटिंग स्थिति के बारे में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि वोटिंग स्थिति को जानना। और हम अब चलिए ये जानते हैं कि वोटिंग स्थिति क्या कुछ रही है हमारे इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के संबंध में। जैसे कि हमारा संसद में हमारा 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा में अगर हम बात करें इनकी वोटिंग स्थिति के बारे में, तो वोटिंग स्थिति अगर हाँ वालों के पक्षों में अगर हम बात करें तो 454 यानी कि कुल 454 सांसदों के साथ में इस बिल को हाँ के रूप में जो है इस बिल को सहमति मिल गई। अगर हम ना वालों के पक्ष में अगर हम बात करें तो इसमें 2 सांसद थे मौजूद, यानी कि हाँ वालों के पक्ष में कुल जो वोट पड़े वो 454 सांसदों के थे और ना वालों के पक्ष में अगर हम बात करें तो 2 सांसद ऐसे थे जिनके जो ना के पक्ष में वोट दिए। इनके भी कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के ये जो है ना के पक्ष में वोट दिए। बाकी अगर महिलाओं के हित के बारे में बात करें तो उनको सभी सांसदों ने अपने ध्यान में रखते हुए इस बिल को अपने पक्ष में रखते हुए और इस बिल के समर्थन में 454 वोटों के साथ में लोकसभा से इस बिल को पास करवाया गया। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा में जो इसके हाँ के पक्ष में वोट पड़े वो 215 थे। 215 सांसदों के साथ में इसे हाँ के पक्ष में वोट डाल करके इस बिल को राज्यसभा से पास करवा लिया गया। वहीं अगर ना के बारे में बात करें तो इसमें 0 है। इसमें ना के पक्ष में 0 सांसद थे, यानी कि कोई भी सांसद ना के पक्ष में नहीं थे। जितने भी सांसद लोग राज्यसभा में थे मौजूद वो सभी हाँ के पक्ष में समर्थन दे करके इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवा लिया गया। एक महत्वपूर्ण बात हमें यह जानने की आवश्यकता है, ये बिल तो हमारा संसद से पास हो गया है, ये तो अब कानून बन जाएंगे, लेकिन ये अब बात यहाँ पे आकर के अटक जाती है कि अब
ये कानून लागू कब से होंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी महत्वपूर्णता को हमें समझने की आवश्यकता है। यानी कि कहा ये जा रहा है कि जब तक डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा डिलिमिटेशन कार्य को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक इस कार्य को पूर्ण रूप से इस कानून को इस कानून का लाभ महिलाओं को पूर्ण रूप से इसकी एक मुख्य वजह है। यानी कि कहा तो ये भी जा सकता है कि यह कानून 2026 तक भी लागू हो सकता है, या तो ये 2029 तक भी लागू हो सकता है। यानी कि पूरा कुछ अगर निर्भर कर रहा है तो वो डिलिमिटेशन यानी कि डिलिमिटेशन कमेटी के ऊपर ही निर्भर करता है। इनके द्वारा जब तक सीमाकरण का कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर लिया जाएगा, तब तक इस कानून का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। तो अभी इनके द्वारा जब तक डेटा नहीं दिया जाएगा, तब तक इस कानून का लाभ महिलाओं को नहीं प्राप्त होंगे। यही मुख्य वजह है जिनको लेकर के अभी संशय की स्थिति बनी हुई है इस बिल के संबंध में, इस कानून के संबंध में। जब तक इनके द्वारा कार्य को संपन्न नहीं कर दिया जाता है, तब तक थोड़ा सा इस बिल को लेकर के एक संशय की स्थिति बनी रहेगी कि कब तक इस कानून का लाभ महिलाओं को मिल पाएंगे। तो यही कुछ मुख्य विशेषताएं रही हमारे इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल के संबंध में। आगे पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ में। आज की इस विषय में फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए धन्यवाद।